हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 19 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 जून 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। आज जरूर देख लीजिए पीपीटी मोड में, उसके बाद फिर कल से हम लोग प्रयास करेंगे डिजिटल बोर्ड पर। ठीक है, तो ट्रेनिंग टॉपिक की तो अब डिजिटल बोर्ड पर दिन में आने लगी है, इसकी भी आने लगेगी। चलिए सबसे पहले रिवीजन से शुरुआत करते हैं। कल का रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेशनल ब्लैक कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष बनाया गया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को। ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी हैं। पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप ये तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। साइबर सुरक्षा अभ्यास अभी आयोजन किया गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा नए वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन रुद्रास्त्र, इसका सफल परीक्षण भारत ने किया है। और अभी हाल ही में एक डेटा के अनुसार विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस है एयर न्यूजीलैंड। ऑफिशियल रूप में ब्रिक्स का साझेदार देश यानी कि पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुआ है वियतनाम। ये 10वीं पार्टनर कंट्री है। 10 ही सदस्य मेंबर भी हैं ब्रिक्स में। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के लिए अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है भारत ने, एलियावती लोंगकुमार को। और भारत ने अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है, नाम है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। फीफा क्लब विश्व कप, इसकी मेजबानी अमेरिका करने वाला है। इस बार पहली बार इसमें 32 टीमें हिस्सा लेंगी, पिछली बार 7 टीमें हिस्सा ली थी। फीफा क्लब विश्व कप है ये। तो ये टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, इनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की करंट अफेयर देखेंगे। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर दे दी गई है, आप जाकर एमजेटी ऐप से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में आर्टिस्टिक गौरव दिवस कब मनाया गया? आर्टिस्टिक गौरव दिवस, आर्टिस्टिक प्राइड डे, ये जो आर्टिज्म से पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए होता है और ये प्रत्येक वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। 18 जून को। देखो, एक होता है आर्टिज्म अवेयरनेस डे, एक होता है आर्टिस्टिक प्राइड डे। आर्टिस्ट क्या होते हैं या कहें आर्टिज्म रोग क्या होता है? एक्चुअली में इसमें बोलने से संबंधित एक विकार होता है। कोई व्यक्ति होता है वो बातचीत नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, कभी कभी हकलाता है बहुत ज़्यादा, कभी कभी डरता है, घबराता है। तो इस प्रकार के उसमें विकार होते हैं। मैंने आपको विकार और रोग के बारे में अंतर बताया है। जो विकार होता है वो जन्मजात हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन जो रोग होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ ही दिनों के लिए होता है। जैसे मान लो आपको बुखार हो गया, आपको कोई और बीमारी हो गई, तो वो बीमारी ठीक भी हो सकती है। विकार जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए बना रह सकता है। खैर, इस बार की थीम है अनअपोलॉजिटिकली आर्टिस्टिक। ठीक है, तो अनअपोलॉजिटिकली आर्टिस्टिक जो है ये इस बार की थीम है। अगर विश्व आर्टिज्म अवेयरनेस डे पूछा जाए तो 2 अप्रैल बताना, और आर्टिस्टिक प्राइड डे पूछा जाए तो 18 जून बताना। 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस हैं अभी तक आए हुए, इनका रिवीजन करेंगे। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, और 2 जून को मनाया गया तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर दिवस। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून आसियान डेंगू दिवस। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस और 18 जून आर्टिस्टिक गौरव दिवस। अगला, जून 2025 में भारतीय नौसेना ने कहां पर आईएनएस अर्नाला कमीशन किया? आईएनएस अर्नाला ये नया एंटी सबमरीन शिप है, मतलब ये सबमरीन को खत्म करने वाला एंटी सबमरीन शिप है। ये वाइजैग में विशाखापत्तनम में इसका उद्घाटन किया गया है। विशाखापत्तनम को ही वाइजैग भी कहते हैं। तो यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर देख पाओगे, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्नाला कमीशनड इन वाइजैग यानी विशाखापत्तनम। इस श्रृंखला में ये पहला है आईएनएस अर्नाला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर एयरक्राफ्ट सीरीज में। अभी और भी ऐसे अपने पास शिप बनाए जाएंगे। ये शिप बनाया जा रहा है जीआरएससी के द्वारा, यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। साथ ही साथ एलएनटी की भी मदद ली गई है। जनरल अनिल चौहान जी, जो कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इसे कमीशन किया है। ओके, तो ये 77.6 मीटर लंबा है, 1490 टन वजनी है। खैर, इससे सबसे ज़्यादा उतना मतलब है नहीं। अगला, हाल ही में ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया? तो देखिए, मैंने इस पर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो भी दी हुई है और इस पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है टाइम टू टाइम, और लगातार मैं अपडेट देता रहता हूँ बीच बीच में जब कोई बड़ी घटनाएं होती हैं। तो
ईरान और इजराइल के बीच में अभी ये भयंकर युद्ध चल रहा है। अब तो वार की स्थिति ले लिया है, वार डिक्लेयर ही कर दिया है दोनों ने। और इजराइल ने राइजिंग लायन शुरू किया था, इसको मैंने क्वेश्चन में भी आपको बताया था। इजराइल ने राइजिंग लायन शुरू करके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और इसके बहुत सारे एयर बेसिस वगैरह और मिलिट्री बेसिस समाप्त किए थे, उसको डिस्ट्रॉय किया था। इसके जवाब में, इसके बदले में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है, इजराइल के राइजिंग लायन के जवाब में। तो ये दोनों का ही ऑपरेशन का नाम आपको याद रखना है। ईरान और इजराइल के युद्ध में अभी अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, अमेरिका भी खुलकर आ गया है और अमेरिका अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहा है। तो ये जो ट्रेनिंग का मुद्दा चल रहा है और इस पर मैं अक्सर आपको वीडियो देता ही हूँ, उसको भी आप लोग देखा करो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं कि देश दुनिया में अभी वर्तमान में चल क्या रहा है। यहाँ तो मैं टाइम लिमिटेड रहता है तो 10 क्वेश्चन आपको बताना रहता है और उसमें वो भी एग्जाम ओरिएंटेड बताना रहता है, मतलब फैक्ट फैक्ट केवल। लेकिन फैक्ट के पीछे की जानकारी क्या है, उसकी वजह क्या है, ये सब जानने के लिए आप ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो जरूर देखा करो। खैर, यहाँ ईरान की बात करें तो ईरान आपको यहाँ पर मैप में दिख जाएगा। ये रहा अपना प्यारा भारत, ये रहा ईरान और ये रहा इजराइल, ठीक है। तो इजराइल और ईरान के बीच में इसमें भयंकर युद्ध चल रहा है। अगला, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की गई? मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग प्रणाली मतलब मोबाइल से दूर से बैठे हुए कोई व्यक्ति ई वोटिंग कर सकेगा। ये अभी बिहार में शुरू किया गया है। बिहार में नगर निकाय चुनाव में ये शुरुआत की गई है। जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं ना, नगर निगम वाले और इन सब वाले, तो इनके अभी चुनाव में ये सुविधा शुरू की गई है, ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन पोल्स, ठीक है ना। तो अर्बन एरिया जो होता है वहीं पर नगर निकाय होते हैं और ग्रामीण एरिया जो होते हैं वहाँ पर ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, या जिसे हम लोग पंचायती चुनाव कहते हैं। तो ये जो नगर निकाय के जो चुनाव है उनमें लागू हुआ है, ये बात ध्यान रखना। तो इसकी पुष्टि वहाँ के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं दीपक प्रसाद, इन्होंने की है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये शुरुआत की गई है। बिहार बन गया है पहला राज्य मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला। दुनिया में क्या कोई कहीं और भी ऐसा होता है? हाँ, एस्टोनिया। एस्टोनिया एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है, मैंने आपको कई बार दिखाया भी है। यूरोप का ये इकलौता देश है जहां पर पूरा देश भर में ई वोटिंग सफलतापूर्वक लागू है। हालांकि ये लोग बहुत छोटे देश होते हैं, इनके यहाँ उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, ना ही उतना धांधली वगैरह को लेकर के कोई उतना प्रेफर करता है, ध्यान देता है। छोटा सा देश है और एक तरफ जहाँ पर बयार बहती है उसी तरफ वो लोग आराम से जिता देते हैं। खैर, राष्ट्रव्यापी ई वोटिंग सफलतापूर्वक यहाँ पर लागू है और या तो अब बिहार में भारत में शुरुआत हुई है। अगला, एक और जरूरी बात, लास्ट 6 मंथ की ई बुक आ चुकी है, फाइनली अब लाइव हो चुकी है। आप लोग जाकर एमजेटी ऐप से इसे ले सकते हो। चैप्टर वाइज डिटेल इसमें करंट अफेयर होता है, प्रश्नोत्तर माध्यम में 1800 प्लस क्वेश्चंस हैं। किसी भी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो सब में करंट अफेयर ये काम आने वाला है। तो जनवरी से जून तक का कंटेंट है, आप इस ई बुक को मात्र 79 रेट्स में जाकर परचेज कर सकते हो। वैसे अगर आप जनवरी से जून लेना चाहोगे 20-20 रुपए के एक एक मंथ का, तो 120 में पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ 40 रुपए डिस्काउंट पर आपको एक साथ कॉम्बो ई बुक मिल जाएगी। तो आप एमजेटी ऐप पर जाइएगा, उसके बाद बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ ई बुक नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप परचेज करके यूपीआई के माध्यम से भी ले सकते हैं। हाल ही में आर्मन डुप्लांटिस ने कितने मीटर की छलांग लगाकर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो आर्मन डुप्लांटिस, इनका नाम आपने सुना होगा और कई बार तो मैंने ही क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। ये खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक बार फिर से अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने 6.28 मीटर लंबी ऊंची छलांग लगाकर, ऊंची ही कहेंगे इसे, लंबी नहीं कहेंगे। एक्चुअली में ये पोल वाल्ट के खिलाड़ी हैं। पोल वाल्ट मतलब आप समझ रहे हो, जो एक पोल लेकर के दौड़ते हैं और उसके बाद वो पोल रख करके जंप करते हैं इस पोल के ऊपर से, और वो जंप कितनी मीटर की ऊंचाई पर होती है यही काउंट किया जाता है। तो ये बार बार 12वीं बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। सोचो, 12 बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद का ही तोड़ चुके हैं। 6.28 मीटर की छलांग लगा करके अपना ही विश्व रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है। डायमंड लीग मीट में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया। घरेलू मैच था इनके लिए, क्योंकि ये स्वीडन के खुद भी हैं। तो ये 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी हैं और 12वीं बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। खैर, पिछला रिकॉर्ड इनका 6.27 मीटर का था, इस बार 6.28 मीटर की छलांग इन्होंने लगाई है। आर्मन डुप्लांटिस, नाम याद रखना, ये पोल वाल्ट के खिलाड़ी हैं, पोल वाल्ट के, ठीक है ना, पोल वाल्ट के खिलाड़ी हैं। अगला,
हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? भारत का सबसे बड़ा गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, इसका उद्घाटन किया गया हरियाणा में। जी हाँ, आपको शायद ऑप्शन में हरियाणा दिखे और आप इसकी तरफ ध्यान भी ना दो, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह की तरफ जाओ, लेकिन हरियाणा इसका सही आंसर रहेगा। भारत का पहला नहीं, भारत का सबसे बड़ा गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है ये। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो को एक साथ मैनेज कर सकेगा। 45 एकड़ में बनाया जा रहा है। 45 एकड़ बहुत बड़ी क्षेत्र होता है। इसमें 4,50,000 वाहन आ जा सकते हैं। तो उद्घाटनकर्ता इसके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। ये हरियाणा के मानेसर में बनाया गया है भारत का सबसे बड़ा गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। क्लियर? 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है ये। अगला, भारत की किस टेनिस स्टार खिलाड़ी ने फ्रांस की एलिस रॉब के साथ मिलकर $40,000 ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब जीता? तो डबल्स का खिताब की बात हो रही है। डबल्स में 2 प्लेयर रहेंगे। एक प्लेयर बताया जा रहा है फ्रांस की एलिस रॉब और दूसरी है टेनिस खिलाड़ी भारतीय। वो कौन है? वो है अंकिता रैना। अंकिता रैना साथियों उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी हैं आने वाले दिनों में, और आई होप ये सानिया मिर्जा की तरह ऊंचाइयां छुएं भारत में कोई, क्योंकि टेनिस खिलाड़ी उतना ज़्यादा खास नहीं है। बैडमिंटन में तो चलो पीवी सिंधु हैं और भी कई खिलाड़ी हैं, लेकिन टेनिस में उतना खास खिलाड़ी कोई भारत की तरफ से सानिया मिर्जा के बाद नहीं आया है। खैर, महिला टेनिस टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब अंकिता रैना और एलिस रॉब की जोड़ी ने जीता है। आप देख सकते हो डबल्स टाइटल फॉर अंकिता रैना एंड एलिस रॉब। तो ये डबल्स का टाइटल इनका इसी सीजन में तीसरा है। सोचो, 2025 के सीजन में तीसरी बार डबल्स का खिताब इन्होंने जीता है। तो करियर की अगर बात करें तो कुल इनकी 32 यानी 32वीं डबल्स ट्रॉफी है। डबल्स ज़्यादा खेलती हैं ये अंकिता रैना। तो ये $40,000 का ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट था और ये पुर्तगाल के गोइमोरोस में आयोजित किया गया। ठीक है, फ्रांस की जोड़ीदार इनकी साथ थी। अगला, हाल ही में TCS ने वित्तीय परिचालन को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो TCS ने अभी CEB के साथ समझौता किया है। CEB एक यूरोपियन बैंक है। इसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक। तो काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है TCS ने। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा ग्रुप की जो IT वगैरह वाली कंपनी का डिपार्टमेंट संभालती है वो है TCS। तो TCS ने पेरिस में स्थित काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है। किस लिए? जिससे बैंक की जो जटिल वित्तीय मिलान प्रणाली है उसको और ज़्यादा कुशल, पारदर्शी और आधुनिक बनाया जा सके। इसमें AI और ऑटोमेशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकें भी शामिल होंगे। बेसिकली बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो TCS की मदद लेती हैं और TCS से हेल्प लेती हैं, TCS से टेक्नोलॉजी लेती हैं। TCS उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में, बैंकिंग इक्विपमेंट प्रणाली के रूप में। वैसे में अगर बात करें तो इंडिया आज के टाइम पर ना बैंकिंग सिस्टम्स में, सॉफ्टवेयर्स में बहुत ज़्यादा आगे है। आप समझो जब से अपना UPI सिस्टम आया है ना, पूरी दुनिया को चौंका करके रखा है। ये इंडिया वालों ने क्या ही बना दिया, एक ऐसा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो बिल्कुल व्यक्ति को बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करवाता है और बिना किसी बिचौलिए के। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये भी फ्रांस वगैरह में अब चलने ही लगा है। और खैर, पेरिस स्थित काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक ये अपना कुछ इनसे काम करवा रही है, ठीक है ना, जिससे इनका और प्रणाली कुशल हो सके, पारदर्शी हो सके और अत्याधुनिक हो सके। मामले को आप समझ गए होंगे। 1956 में CEB की स्थापना हुई थी। सदस्य देश 43 हैं। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कितने रुपए का फास्टैग NHAI वार्षिक पास लॉन्च किया? तो साथियों, अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 3,000 रुपए का एक वार्षिक पास सिस्टम शुरू किया है। आपको मैंने अभी रात को ही एक वीडियो दी है, आप वो वीडियो देखिएगा। मैंने उस वीडियो में अच्छे से आपको समझाया है कि कैसे मात्र 3,000 रुपए देकर साल भर तक हसल फ्री हाईवे ट्रेवल कर सकते हैं व्यक्ति। इसके लिए उनको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एक बार 3,000 का ये पास ले लिए तो 200 बार तक वो टोल क्रॉसिंग क्रॉस कर सकेंगे। लेकिन इसमें क्या फ़ायदे हैं, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये सब जानने के लिए कल वाली वीडियो देखिए। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा कि नहीं। अगर 1 वर्ष या 200 यात्राओं तक के लिए ये वैलिड होने वाला है। आप 1 वर्ष में कितनी बार हाईवेज पर यात्रा करते हैं ये भी डिपेंड करेगा।
अब मान लीजिए आप 200 यात्रा तक वैलिड है तो 200 यात्राएं करते हैं तो 3000 रुपये का यही पास पड़ेगा आपको 15 रुपये में, मात्र एक टोल का। सोचिए 15 रुपये में आप एक टोल क्रॉस कर सकोगे। ये 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला है, आने वाले 15 अगस्त के बाद से ये लागू हो जाएगा और लोग इसका यूज कर पाएंगे। ये फास्टैग NHAI वार्षिक पास है, लेकिन केवल पर्सनल वाहन के लिए। ध्यान रहे, ज़्यादा डिटेल के लिए आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या रूल क्या रेगुलेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा, आप इसका फायदा उठा सकते हैं कि नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। तो संयुक्त राष्ट्र ने 4 दिसंबर को एक दिवस घोषित किया है। जब भी कोई नया दिवस घोषित होता है तो वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा घोषित होता है। तो यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है कि 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोएर्सिव मेजर्स के रूप में मनाया जाएगा, यानी एक तरफा बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाएगा। ये इस बार से ही मनाया जाना शुरू होगा क्योंकि अभी दिसंबर आया नहीं है, तो 2025 में 4 दिसंबर को ये मनाया जाएगा पहली बार। ठीक है, उसके बाद से हर बार ये 4 दिसंबर को मनाया जाने लगेगा। ओके, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, लास्ट 6 मंथ की ई बुक आ गई है, जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं। MZT ऐप पर आपको मिलेगी या फिर आप व्हाट्सएप करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा GS सफलता 4.0 बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो भारत का विदेशी गुप्तचर संस्था कौन सा है, तो RANW है, रिसर्च एनालिसिस एंड विंग। इसके अलावा कल मैंने पूछा था ऑपरेशन सिंदूर के शुभारंभ के बाद PM मोदी ने सबसे पहले किस देश का दौरा किया, तो साइप्रस के दौरे पर गए, इसके बाद कनाडा गए, फिर उसके बाद फिर लौट कर आए, तो फिर लौटते समय क्रोएशिया गए। आज आपको क्या बताना है, आज बताना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। कल मैंने आपको अध्यक्ष और महानिदेशक दोनों बताया था, तो आप कमेंट करके बताइए। अध्यक्ष तो आपको जानते ही, अध्यक्ष भी बता दीजिएगा और महानिदेशक बता दीजिए। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।